हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए, आज हम शुरू करते हैं कि जितना न्यूज़ जो चल रहा है ना इंडिया में, उसको भी पहले कवर करेंगे। बाकी ईरान तो कवर हो ही करेगा, डेली तो उसी पे चर्चा होता है, तो उस पे तो बात होगा ही होगा। तो सबसे पहले इंडिया में जो क्या-क्या चल रहा है, कॉकरोच गैंग, कॉकरोच का जो है जनता पार्टी, और क्या-क्या जो है अभी नया-नया जो जिंग पीढ़ी से वो अपना नेपाल में चेंज हुआ, बालेन शाह और फिर अपना शुभेंदु दा, फिर आपको फ़िल्म इंडस्ट्री थलापति। अब देखते हैं सबका एक-एक बार थोड़ा-सा हम लोग भी स्कैन करते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, क्या हकीकत है और क्या उसमें फँसाना है। बाकी फिर न्यूज़ पे आरबीआई वगैरह सब चीज़ पे एक ही वीडियो में कवर करते हैं। तो एक बार शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा क्या चल रहा है ना हम लोग को भी पता होना चाहिए। क्या है ना, नहीं पता रहेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कहाँ से शुरू करें, तो पहले तो हम बालेन शाह से शुरू करते हैं कि ये जेनज़िंग पीढ़ी है ना? जो कि नेपाल के अभी पीएम हैं। क्या नाम है जी? बलिंदर शाह यही है ना? बालेन शाह, माफ़ी चाहूँगा, बलिंदर शाह मुँह से निकल गया। बालेन शाह, तो ये अभी पीएम है। तो भाई इन्होंने तो आते साथ खूब ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये कहावत है, नया 9 दिन, अब पुराना 100 दिन। देखिए, हम इनके विरुद्ध नहीं हैं, हम जेनज़िंग पीढ़ी के विरुद्ध नहीं है, चाहे जो भी नया काम कर रहा है हम उसके विरुद्ध नहीं है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो इन्होंने क्या किया, देखिए राजनीति, आप अपना रील बनाइए, वीडियो बनाइए, आंदोलन करिए, उसमें फंडिंग पीछे से आता है। आदमी मैच्योर तब होता है जब उससे फंडिंग लेने लगता है ना, तब आदमी मैच्योर होता है। अब उससे फंडिंग कौन-कौन लेता है? उससे फंडिंग कौन-कौन लेता है? आप ही बताइए। जब आपसे फंडिंग लेने लगेगा ना, तो आप क्या हो जाइएगा? गार्जियन हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा? गार्जियन हो जाइएगा। और गार्जियन का मतलब हो जाता है कि कमाइए आप और ज्ञान कोई आपको देगा और आपका फंड लेके चला जाएगा। हर घर का वही कहानी है, तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब मोदी साहब भी वही है, गार्जियन हो गए, तो उनका तो आप देखिए रहे हैं कितना चल रहा है। तो बालेन साहब जब तक अकेले थे, जेनज़िंग पीढ़ी में थे, तब तक तो ठीक है। अब आ गए भाई उन पे जवाबदारी। तो अब इनकी जो है, तो इन्होंने भारत पे भी एक मतलब शुल्क लगा दिया था कि 100 रुपये से अधिक का सामान कस्टम ड्यूटी जो है वो नेपाल सरकार जो है खरीदने वाले आम लोगों के जो नियम कड़ा कर दिया था कि 100 रुपये से अधिक का कोई भी सामान नेपाल ले जाने पर उसको सीमा शुल्क, जिसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, अनिवार्य कर दिया था। ठीक है। इससे तो मतलब हो जाता है ना जी। तो अब आदमी तो ले जाता है नेपाल से, आदमी पहले भारत में आता था, ले जाता था, भारत से नेपाल से जाके लेके जाता था। फिर इवेंट जैसे भारतीय किसान उत्पादन सब्जी और फलों पर भी रोक लगा दिया। तो मतलब समय समय पर भारत से आने वाली सब्जी और जो फलों पर यह कहते हुए रोक लगा दिया गया कि इसमें कीटनाशक की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके अलावा केले की कुछ खेपों पर, समझ रहे हैं, तो बीमारियों का हवाला देकर रोक लगा दिया। देखिए, आप सिस्टम में आ गए। अब आपने रोक लगा के भारत से, जैसे क्या है, भारत से हाजीपुर, मुजफ्फरपुर इलाका है जहाँ भारी मात्रा में केला होता है, केरौनी बोलते हैं उसको, पूरा केले का होता है, समझ रहे, तो वहाँ से कर दिया, भारत पे लगा दिया भाई। तो क्या होता है, भारत बड़ा देश है, तो सब चाहता है कि थोड़ा सा मतलब उस तरह का करें। तो भारत भी बोला ठीक है लगा दो। तो ऐसा करते हैं, हमारे यहाँ भी ना चीनी और गेहूँ जो है वो घरेलू डिमांड बहुत ज़्यादा है, कीमत ना बढ़ जाए ना, इसके कारण हम तनी रोक देते हैं। बस हो गया, जीव निकल गया बाहर नेपाल का। बस चीनी और गेहूँ को थोड़ा सा रोक लगा दिए हैं, तो उसी में इनकी अब बत्ती बंद होने लगी है। ठीक है, चीनी, गेहूँ, चावल जो निर्यात होता था ना, तो उस पर थोड़ा सा रोक लगा दिया गया, चाहे तो एज पर गाइडलाइन। दूसरा, नेपाली चाय, एक बहुत बड़ा, जो एक भारत के लिए और भारत के दार्जिलिंग वाले हो, आसाम के लोगों के लिए काफ़ी एक बड़ा सरदर्द था कि चाय का मतलब है कि दार्जिलिंग का चाय, जैसे नाम फेमस है ना, जैसे लोहा, लोहा का मतलब ही हो जाता है आयरन, स्टील, स्टील कौन बनाता है? टाटा। अब टाटा का नाम का कोई लोहा दूसरा कोई बना के बेचे तो टाटा छोड़ेगा? आप ही बताइए। लेकिन ये क्या है कि नेपाली चाय को वो दार्जिलिंग का बोल के खूब चिपकाते थे भारत में ही और इधर उधर, तो उस पर भी रोक लगा दिया। इससे क्या है कि दार्जिलिंग वालों को भी बेनिफिट हो गया, भारत को इसी बहाने अपना भी दार्जिलिंग एरिया को मजबूत करने का मौका मिल गया। तीसरा, केमिकल और फर्टिलाइज़र, खाद। आप देख ही रहे हैं कि रूस अमेरिका और ईरान के बीच में जो क्रूड का रेट का ऐसा हुआ है, तो काफ़ी दिक्कत हो रहा है। तो इसलिए यूरिया और फर्टिलाइज़र भाई अपना देश में रहेगा कि हम विदेश से भेजते रहें, तो इनको थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने ना एक मैप भी जारी किया था और विवाद जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया था उसमें। लिपु लेक और कैलाश मानसरोवर यात्रा के कारण मतलब जो दोनों देशों दूसरे के व्यापार में कड़े नियम और प्रतिबंध जो है ना इन्होंने लागू किया, खासकर उसके लिए। तो भारत बोला ठीक है, हम दूसरा रास्ता देख लेते हैं। तो इनका ये कार्यकाल अभी तक चल रहा है, तो ठीक है, हो सकता है अपना वहाँ के लिए बढ़िया होंगे तो बढ़िया बात है, लेकिन कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर इनका दिख गया है। अब आते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, शुभेंदु दादा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शुभेंदु अधिकारी, देखिए ग्राउंड का आदमी, और आप एक सोचिएगा कि मतलब डायरेक्ट आपको बैठा दें और आप उस तरह का करिएगा। ग्राउंड का आदमी जो है एक अलग एक्सपीरियंस लेके आता है, समझ रहे ना।
ग्राउंड का आदमी एक अलग एक्सपीरियंस लेके आता है, उसको हर चीज़ का पता रहता है कि कब इसको कहाँ क्या करना है नहीं करना, उसको सब चीज़ का पता रहता है क्योंकि वो ग्राउंड से बन के आया है। तभी तो आज आप देख रहे हैं कि जो बीजेपी को जब भी कोई बोलता है कि चौकीदार चोर है, हैं चौकीदार चोर है, उसी को नारा बना के और काउंटर करके मैं चौकीदार हर आदमी बोलने लगा। सही बात है भाई, प्रधानमंत्री को आप चोर बोलिएगा? तो मतलब आप किसके सामने बोल रहे हो? आप ये देखो ना, अगला पूरा जिंदगी तपा दिया है और आप इंग्लैंड से इंपोर्ट हो गए, समझ रहे हैं? अब यहाँ बुढ़ऊ तो होइए गए हैं आप भी, ऐसा तो नहीं है कि आप नव युवक हैं, अब तो आपका भी टाइम होइए गया और 15 साल नहीं मिला तो अब आप तो व्हील चेयर पर मिलेंगे, हमको लग रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप किससे टकरा रहे हैं ये देखिए। वो नरेंद्र मोदी साहब है, आप समझिए वो कितना पुराना खिलाड़ी है, वर्ल्ड लेवल में भी जहाँ भारत का कोई स्थान नहीं था, कम से कम वहाँ कोई स्थान ही तो आ गया, भले ही पीछे आया चाहे आगे आया। तो उनका एक अलग है, अब वहाँ पर ही उनके सामने तो किसी भी एंगल से राहुल गांधी साहब तो नहीं टिक पाते हैं, तो अच्छी बात है। तो जब भी हम लोग को नेता ढूंढना है ना, तो जो ग्राउंड का आदमी हो ना उसको पकड़िए, डिग्री क्या लेके घूमिएगा। एक बहुत अच्छा आदमी बोला है कि अगर ना कॉर्पोरेट जगत में बोला है कि बिल्डिंग ऑफिस के ना खिड़की से अगर पत्थर फेंके ना तो 4 इंजीनियर के सर पे फूट जाएगा। क्या बोला उन्होंने कि अगर बिल्डिंग के खिड़की से पत्थर फेंके ना तो 4 ठो इंजीनियर के माथा पे गिर जाएगा। सोचिए ये कंडीशन है। बाकी आप समझदार हैं, इशारा उन्होंने क्या किया था, खराब लगा था लेकिन बात भी सही है। स्किल नहीं है, डिग्री लेके कौन चीज करिएगा। अब यहाँ आते हैं ये शुभेंदु अधिकारी साहब, ये आप लोगों को पता होगा नहीं होगा, ये अनमैरिड है, इन्होंने शादी नहीं किया है और देश के प्रति समर्पित तो बंदे में तो दम है। और इन्होंने आके और अभी खूब मतलब क्या तरीका होता है, क्या सिस्टम होता है वो बता दिया लोगों को। और जो ममता का किला था उसको ढाना इतना आसान नहीं था, वो किला भी ढहा है। और अभिषेक बनर्जी जिसके घर के आगे ना आप खड़ा नहीं हो सकते थे, आज उसके घर के आगे ना नोटिस लगा हुआ है कलकत्ता जो भी है म्यूनसिपालिटी का नोटिस लगा हुआ है। हमको लगता है कि 2-4 दिन में बुलडोजर हुड़ हुड़ करके गिरा देगा। तो ये सत्ता का उन लोगों में धौप था और काफ़ी एक वो था भाई बंगाल में जो, और बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि आप किसी भी धर्म से आते हो, आप दूसरे पे नहीं ना थोपोगे, हैं आप दूसरे पे क्यों थोपोगे भाई। अब मान लीजिए रामनवमी निकलता है, साल में एक बार निकलता है, तो उसमें थोड़ा रास्ता जाम हो गया तो आदमी बोलेगा चलो यार राम जी का शोभा यात्रा है, थोड़ा फिर भी एक साइड का रोड खुला रहता है, उसमें भी आदमी बहुत संभल के करता है। और आप बोलिएगा कि हम रोड पे नमाज पढ़ेंगे चाहे इस तरह का, तो बिल्कुल क्लियर उसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया। तो ये चीज़ समझिए, धर्म जो है उसको बहुत प्यार से रखा जाता है, उसको बहुत प्यार से आदमी इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है। और रोड पे ले आइएगा तो बड़ा अच्छा इनका भी स्टेटमेंट आया कि भाई बिल्कुल नहीं, कोई रोड रूट पे नहीं भाई, आप अपना पढ़िए, अपना जो भी है अपना पूजा पाठ करिए, जो भी करिए अपना घर में करिए, अननेसेसरी। ये एक्सपीरियंस होल्डर है, ये ग्राउंड का आदमी है, जो चोट्टा लोग हैं सबको दबोच रहा है। और एकदम जो बंगाल पुलिस का इमेज गिर गया था, क्या करेगी पुलिस, क्या करेगी आप ही बताइए, क्या करेगी। बंगाल पुलिस अभी बता रही है कि वो क्या कर सकती है। जितने पत्थरबाज थे सब लाठी खा के और जो भी यात्रा निकला तो सब सुधर गए। तो बड़ा अच्छा इनका एक्शन रहा और ये जरूरी भी था। प्लस आपने देखा होगा कि जो जमीन बीएसएफ को दिया गया है, चाहे जो भी उनका कलेक्टर वगैरह लगे हुए हैं, बढ़िया है, जो भी काम कर रहे हैं देश हित में है और बंगाल हित में है, तो बड़ा बढ़िया काम कर रहे थे। तो हमको लगा कि आप लोगों के सामने रखना चाहिए भाई। अब इनका क्या है, ये हो अब शादी उदी नहीं किए हैं, तब इनका भी होगा कि अपना झोली जो है उठा के बोलेंगे हम भी हिमालय चल जाएंगे, तो फिर बंगाल का तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं, तो हम बोले चलो जी इनके बारे में भी बोल दे रहे। हो सकता है कि मेरी बात आप लोगों को किन्हीं को खराब भी लगता होगा, तो ठीक है, लगता है तो सर हम क्या कर सकते हैं, हमको भी तो आज़ादी है बोलने का, आपको भी आज़ादी है तो हमको भी तो है, किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं। अब देखिए विजय थालापति है, ये फिल्म इंडस्ट्री हैं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, तमिलनाडु का 80% या 90% लोग हिंदू हैं, और उस सनातन को तमिलनाडु के विधानसभा में जो इनके सहयोगी दल के जो नेता थे, नाम हमको ध्यान से उतर रहा है, वो नलायक बोल रहा है कि ये वो लंदफंद। क्यों बोल रहा है, वो जानता है कि हम विधानसभा में बोलेंगे तो मेरे पे कोर्ट केस नहीं होगा, इसीलिए बोल रहा है। बाहर में बोलता तो कोर्ट केस हो जाता, उस पर हो जाता ना जी। तो वो जानबूझ के स्टेलिंग क्या था ध्यान से उतर गया। तो मतलब नफरत का जो है हमेशा जहर फैलाने का। अरे आपने सुना होगा, आप लोग भी ये बात जानते हैं कि 100 गो हिंदू के बीच में कोई भी धर्म का आदमी रह सकता है, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, सिख हो सॉरी ईसाई हो, सिख तो हिंदुए हैं, तो मतलब रह सकता है। लेकिन वहीं पर ही 100 गो मुसलमान के बीच में एक हिंदू तो कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। अब इसमें क्या है कि जो पढ़े लिखे थोड़ा मुसलमान है, जो समझदार है, सब तो नहीं ना है जी, सब चोट्टा नहीं ना है, उसमें समझदार आदमी भी, वो भी बेचारे पीछे जाते हैं, क्या करिएगा, क्या कर सकते हैं, तो वो भी बेचारे चुप हो जाते हैं। लेकिन कम से कम अपना जो है, कम से कम अपना ऑरा खराब मत होने दीजिएगा साहब। नलायक आदमी लोगों के बीच में ऐसा नहीं है क्या, हिंदू में बदमाश नहीं है, चुट्टा नहीं है, हरामी नहीं है, लेकिन जो हैं अच्छे मैक्सिमम है। यही चीज़
कहाँ डेनमार्क में बोला गया था ना, जो विदेश वो थे उन्होंने वहाँ जवाब दिया था कि भारत पे क्यों भरोसा करना चाहिए। तो उन्होंने इसीलिए बोला था, हैं नॉर्वे में नहीं एक तो लड़की थी पत्रकार जो मोदी जी के पीछे पीछे पड़ गई थी, अब बाद में जब हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मुंह छिपा के भागी, कहा है तो हम मुंह धोने जा रहे हैं। अरे कितना मुंह धोगी, बैठो सुनो, तो सुनने का पावर नहीं है। तो उसमें ठीक बोले कि भारत पे क्यों भरोसा करना चाहिए, उसका रीज़न है 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन पूरे दुनिया में बताइए कहीं भी बम कांड होता है, घुसपैठ होता है, गोलाबारी होता है, किडनैपिंग होता है, जो भी होता है उसमें भारत का लोगों का हाथ नहीं है। यही सबसे बड़ा बात है भाई आपको भरोसा करने का, चाहे उसमें हिंदू हो मुसलमान हो, सब आ जाते हैं। हम लोग वैसे लोग नहीं है कि आपको मार देंगे और आपका संपत्ति लूट लेंगे। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, जहाँ 20 करोड़ का आबादी नहीं है वो कटोरा लेके घूम रहा है, समझ रहे हैं। हाँ, तो अभी आइए थालापति भाई साहब, बहुत वादा कर दिए हैं इन्होंने। अब देखिए ये वादा कितना निभाते हैं। फिलहाल तो 10.71 लाख करोड़ का इन पे स्टेट पे है। और ये है फिल्म इंडस्ट्री से आए हैं, तो ये क्या किए हैं, टिफिन लेके गए हैं, समझे। टिफिन, अरे आपका ये टेबल है, ये आपका बपोती टेबल नहीं है, ये पूरे तमिलनाडु गवर्नमेंट सॉरी तमिलनाडु के लोगों का एक वेलफेयर का टेबल है, समझे, वेलफेयर का टेबल है। तो आप समझिए इन चीज़ों को, आप इसका रिस्पेक्ट करिए। आप हीरो थे, अच्छी बात, आपको बहुत प्यार दिया गया, अब आपको जो सम्मान दिया जा रहा है तो उसको आप लोगों को पहुँचाएँ, लोगों को पहुँचाएँ। अच्छी बात है, आप कुछ अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छा, लोग आपको इज्जत करता है। इन्होंने बहुत अच्छा भी काम भी किया, कई लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया है, महिलाओं को उन्होंने बोला है कि सिल्क की साड़ी और कितना 8-10 ग्राम गोल्ड बेटी को शादी में देंगे, तो ये बड़ा अच्छा कदम है। अगर ऐसा करते हैं बहुत अच्छा है। तो इनका भी ये बड़ा बढ़िया चल रहा था, तो हम बोले काहे नहीं एक बार आप लोगों से इसका डिस्कस कर देते हैं। बाकी देश की सुरक्षा और अभी तक तो नहीं, क्योंकि तमिलनाडु ऑलरेडी मस्त है। हाँ, इन्होंने एलटी के खिलाफ मतलब उनको भी याद किया था, तो ठीक है, जो कि अच्छा है, तो बढ़िया काम कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे में। अभी एक कॉकरोच गैंग, चलिए अब इस कॉकरोच गैंग को भी पकड़ लेते हैं। तो अभी भारत जो है मैं एक कॉकरोच जनता पार्टी बन के सामने निकल के आई, ठीक है। और बड़ा मेरे को ताज्जुब लगा जब मैंने ये चीज़ देखा कि भाई आखिर ये है क्या और क्या चक्कर है, तब इसका मेरे को ध्यान में आया। और कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, इस चीज़ पे मैंने थोड़ा सा गौर किया, तो मैं सोचा कि आपको भी अपडेट कर देता हूँ। अभिजीत दीपके, है ना, इनका नाम है, 30 वर्ष के हैं, है ना। ये महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद के रहने वाले हैं। तो भाई बड़ा अच्छा जगह है, छत्रपति शिवाजी नाम ही से फेमस है। इन्होंने शिक्षा जो है अपना किया था वहीं पर ही, और उसके बाद पुणे में किया पत्रकारिता, अच्छा समझ गए, जर्नलिज्म है। और फिर ये अभी कहाँ पहुँच गए हैं, तो बोस्टन यूनिवर्सिटी। अब वहाँ पढ़ाई ख़त्म हो रहा था तो उनको पब्लिसिटी चाहिए था, तो आप में भी काम किए थे, तो उनको पब्लिसिटी स्टैंड के लिए एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक मिल गया। देखिए बाल का खाल निकालने जाइएगा ना तो हर जगह मिल जाएगा। बाल का खाल निकालने बोलिए ना किसी को भी, हम इनका शकल में 75 तो निकाल देंगे, शकल में हम इनका 10 कमियां निकाल देंगे। अब ये बात आती है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाने की जरूरत क्यों है। तो एक सीनियर एडवोकेट है ना, जो फर्जी डिग्री जो है ना उसके सुनवाई चल रही थी। उनका नाम है चीफ जस्टिस सूर्यकांत। मतलब जो है सुनवाई के दौरान उन्होंने मौखिक रूप से बोला कि जो अभी इस तरह के जो फर्जी सर्टिफिकेट और ये लेके आ जा रहे हैं ना, ये जस्ट लाइक एक मतलब धब्बा हो गए हैं और ये कॉकरोच की तरह हो गए हैं, जो कि मतलब इनको कुछ पता तो है नहीं, बस फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी लेके ये एक तरह से सिस्टम को खा रहे हैं परजीवी की तरह। तो उसी में उन्होंने ये वर्ड बोल दिया है कि आज के नवयुवक जो हैं वो इस तरह के काम कर रहे हैं। कुछ युवा ऐसे हैं जो कॉकरोच और तिलचट्टों की तरह, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता है या पैसे में कोई जगह नहीं मिलती है, उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया बन जाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट या अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं, समझ गए। वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ है, तो ये बात बोल दिया। न्यायाधीश हैं भाई, तो न्यायाधीश का तो अधिकार है जो सच बोले, है ना। तो उन्होंने सच बोल दिया। अब भाई सच बोल दिया तो ये तो अब पत्रकारिता का तो कोर्से कर रहे हैं, तो इनको तो मिल गया एक टॉपिक, बस इन्होंने बना दिया कॉकरोच जनता पार्टी। और इसके लिए क्या बोलते हैं, एम्बेसडर के तौर पे इसका क्या करवाते हैं जी, जो भी है रजिस्टर करवाने के लिए इन्होंने कर दिया। और 4-5 दिन में लाखों फॉलोअर्स इनके हो गए। अब इन्होंने कई क्वेश्चन दाग दिए भाई, कि क्या क्वेश्चन दाग दिए, तो उसमें बोले कि जो जज रिटायर हो जाते हैं उनको अच्छा ओहदा मिल जाता है, फलाना ढिकाना जो है मतलब मिल जाता है, तो उनको नहीं मिलना चाहिए। संसद में महिलाओं को 50% आरक्षण, मतलब कई चीज़ जो है, एक राजनीति है, ठीक है, इन्होंने डाल दिया। अब आप बताओ, सीनियर जज हैं वो, 60 साल जो भी उनका काम अपना किए हैं, रिटायर्ड हुए, तो क्या मतलब उनको छोड़ दे भारत, उनका एक्सपीरियंस भारत नहीं ले। अगर उनका एक्सपीरियंस काम आता है तो किसी जगह उनको बैठाया जाता है, तो उनको पुराना एक्सपीरियंस के साथ उस जगह वो काम करते हैं। अब उसी जगह हम कोई नया लड़का को बैठा दिए, वो क्या काम करेगा।
तो आप बोलोगे सर कि नहीं उसको एजुकेशन देना चाहिए। अरे क्या एजुकेशन देगा भाई? जिस आदमी ने हजारों केस सॉल्व किया है, जिस आदमी ने सालों भर भारत के लिए ड्यूटी किया है, जिसने न्याय किया है, उस आदमी को आप बोलते हैं कि सूली पे चढ़ा दो, उसको बस घर भेज दो, वो कुछ नहीं करेगा, बस घर में बैठ के पान खाएगा। है क्या मतलब माइंडसेट है यार? वो पुराना आदमी है, उसने उतना काम किया है, उतना दुनिया देखा है, इतना केस को हैंडल किया है, उसका एक्सपीरियंस को लेने के लिए गवर्नमेंट उसको अच्छी जगह पे बैठाती है। ठीक है, मजाक में बोलना, एक ताना मारना, वो एक अलग बात है, हम उसे एग्री करते हैं, हम मना नहीं करते भाई, ठीक है थोड़ा बहुत आदमी करता है, लेकिन आप कॉमन सेंस की बात सोचो ना कि एक अच्छे जज, एक रिस्पेक्टेड जज जो जज है, वो अगर रिटायर्ड होते हैं तो उनको कोई अच्छा जगह अगर दिया जाता तो गलत क्या है? तो भाई ये पीढ़ी है, तो इनका एक स्टेटमेंट चला तो इस पर भी बवाल हो गया और ये अभी आइकॉन बन चुके हैं। नहीं भाई वो सही बात है, बनने में तुरंत आइकन बनते हैं और फिर वो जब ढलते हैं, समझ गए ना? हाँ, नया 9 दिन पुराना 100 दिन जो कहावत है, उस चीज़ को समझिए। हालांकि इनको तो अपना एक्सपीरियंस भी है, एक्सपीरियंस तो है नहीं, हालांकि पढ़ाई इन्होंने किया जर्नलिज्म का, तो नो डाउट अपना ये भाग चमकाने के लिए इनको एक मौका मिल गया और ये पैनिक। तो मेरा कहना है कि इनके चक्कर में आके फालतू का युवक जो है ना, अपना दिमाग खराब ना करे, ये कुछ ना करेगा, ये फुद्दू बनाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ तो है, इससे कम से कम गवर्नमेंट को भी एक एहसास होना चाहिए, खासकर मोदी जी को। शायद इंस्टाग्राम पे इसका 4-5 दिन में ही काफ़ी फॉलोवर 11 मिलियन को पार कर गया है? मतलब 11 से 15 मिलियन के हो गया, इतना तो मोदी जी का नहीं है जी। तो एक चीज़ तो है कि लोकप्रियता में इसने छोड़ दिया है, मतलब देखिए खराब नहीं होता है, तो इससे गवर्नमेंट को भी थोड़ा समझना चाहिए कि इन चीज़ों में लोगों के ऐसा ना हो कि क्या होता है ना, फिर लोग ना फैक्ट चीज़ को नहीं जानते हैं। क्या हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का जज बोल दिया कि आज के युवा कॉकरोच हैं, ले भाई फैलाया कैसा जा रहा है ऐसे। और उसने क्यों बोला? उसने बोला कि फर्जीवाड़ा का केस देख रहा था, तो उसमें भाई जो फर्जी लेके आ जाते हैं आज के युवा, उनको कुछ करना ना धरना है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना लिए, चाहे जैसे कर लिए, पहुंच जाते हैं, तर्क का कुतर्क, है ना, तर्क का कुतर्क करने लगते हैं। अब जैसे गर्मी है, हम बोले ना गर्मी है पे हम 10 क्वेश्चन रेज कर दे रहे हैं, गर्मी काहे है, सरकार काहे नहीं गर्मी रोक रही है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, सूर्य के ऊपर, मतलब सूर्य पे छाता काहे नहीं लगा दे रहे हैं, काहे इतना गर्मी हो रहा है, किसान तबाह हो रहा है, जल सूख रहा है, सौरमंडल गर्म हो रहा है, सारा गाड़ी मोदी जी बंद कराना देना चाहिए, जो गवर्नमेंट है, सरकार को चाहिए पूरा गाड़ी बंद करा दे, कोई गाड़ी ना चले। लोग बिल्डिंग क्यों बना रहे हैं? बिल्डिंग मत बनाए ना, लोग जंगल में रहे, हर जगह पेड़ उगा दें। लोग पुल क्यों बना रहे हैं? उससे हो रहा है, नदी प्रदूषित हो रही है, पुल नहीं बनाना चाहिए। गर्मी का और रीजन है, गर्मी मतलब सब सरकारें पे थोप दे। सरकार को चाहिए कि हर घर एसी चाहिए, हर घर बिजली फ्री चाहिए। गर्मी क्यों हो रहा है, सरकार क्यों नहीं रोक रही है? आसमान में कोई केमिकल छीट दे, मतलब आप 10 ठो अनाप शनाप कुछ भी बोल सकते हो, करने का बारी आएगा ना तो पुराना जो होता है ना वही काम आता है। समझ गया ना? इसीलिए एक बड़ा अच्छा कॉर्पोरेट ने बोला कि खिड़की से पत्थर फेंकूंगा ना तो 4 इंजीनियर का सर फूट जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बात गलत नहीं बोला था किसी कॉर्पोरेट के जानी लोगों ने। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? चलिए समझ जाइएगा। तो देखिए कुतर्क नहीं करना है, और वास्तव में कुतर्क जो कर रहे हैं तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जज ने इस चीज को बोला, तो गलत नहीं है, एक तरह से सही है भाई। अभी किसी जॉब में है, कोई लड़का आके आपसे फालतू का बकवास करने लगा तो आप क्या बोलते हैं? यार बकवास मत कर, चाहे अपना काम कर ले, यही ना बोलते हैं। अब वो इस बात को बोलेगा कि तो चलो ठीक है, बाकी तो आप समझदार है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आरबीआई, तो आरबीआई जो $5 बिलियन का रुपया का दे रहा, देखिएगा वीडियो बहुत लंबा हो गया, हमको ध्यान में नहीं रहा, 27 मिनट हो गया, उसको फास्ट कर देंगे। तो 5 मिलियन जो है, जो डॉलर है, उसको रुपया में स्वेप कर रहा है, तो बैंकों से डॉलर ले रहा है और रुपया बैंकों को दे रहा है। इससे बैंकों में तेजी आ रही है क्योंकि इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सकेगी, फलाना दे सकेगी, ठिकाना दे सकेगी, और बढ़िया मतलब मजे आ गए बैंकों के, और इससे हमारा रुपया भी मजबूत हो रहा है, इससे हमारा रुपया भी मजबूत होने के कगार पे है, और जो 97 का लो बनाया था वहाँ से धीमा धीमा रिकवर हो रहा है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, अभी फिलहाल तो 95.86896 पे चल रहा है, तो बढ़िया अच्छा रिकवर हुआ है ₹1। हम ये नहीं बोलेंगे बहुत अच्छा हुआ है ना, लेकिन कोशिश किया जा रहा है। देखिए कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, जो आदमी कोशिश करेगा तो कभी हार नहीं होगा। ठीक है, समय पे थोड़ा नुकसान हो सकता है लेकिन हार नहीं होता। बाकी सर क्या है कि ईरान वार का जो है, मिडिल ईस्ट वार, मतलब हल्का सा जो स्लो हुआ है ना, इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं अपने को दिख रहा है, मतलब अपने को नहीं, मतलब जो यूएस है और फलाना ठिकाना जो भी है, मार्केट को इसके बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है कि भाई अच्छा है, इसलिए थोड़ा मार्केट जो है अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ठीक है, इस चीज़ को समझिए। बाकी मियाँ बीवी का लड़ाई है, इनका चलिए रहा है, अभी तक चलिए रहा है, तो अब इसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं। झेलना है, झेल रहे हैं सर, और क्या इसमें कुछ तो बोल नहीं ना सकता है आदमी, तो झेल रहे हैं और क्या करें। तो देखिएगा अगर हमारे द्वारा कोई भी चीज़, बाकी ट्रम्प और ईरान अपना चल ही रहा है, तो जो युद्ध को रुकने का थोड़ा सा अच्छा सा आया है तो उसके कारण से ब्रेंट नीचे आया है, तो एक पॉजिटिव है। इससे क्या है कि आपको तेजी देखने को मिल सकता है फिलहाल जो यूएस मार्केट में है और हमारे भी मार्केट में। बाकी 2 दिन की छुट्टी भी है, इसका भी ध्यान रखिएगा मार्केट में। साथ में अगर हमारे द्वारा बोलने में कोई ऊंचा नीचा हो गया होगा तो सोच लीजिएगा कि बुर्बक आदमी है, बस छोड़ दीजिएगा, है ना। इग्नोर करिएगा,
बाकी मेरा काम था कि जो टीवीएसएम फैमिली है उनको जो जो चल रहा है, फैक्ट क्या है, उसके लिए अपडेट करना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।